खबरों को विस्तार से जानने से पहले डाल लेते हैं एक नजर आज की सुर्खी पर। अलविदा कह गए सुशांत सिंह राजपूत, पीछे रह गई हैं बस यादें, मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं लोग, जमकर लगाए नारे। विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा ने साधा सरकार पर निशाना, मौसम हुआ सुहाना पर आफत बनी आंधी। पुलिस के हत्थे चढ़ा वाहन चोर नशे के लिए करता था चोरी। प्रदर्शन का दिखा नया रूप, धरने पर बैठे लोगों ने शुरू किया राम नाम का पाठ। विधायक नरेंद्र गुप्ता ने शुरू किया समाधान केंद्र। चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। साल 2020 में एक के बाद एक अदाकारी की दुनिया के हीरे इस दुनिया को अलविदा कहते जा रहे हैं। पहले ऋषि कपूर, फिर इरफान खान और अब सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को अलविदा कह गए। सुशांत सिंह ने छोटे पर्दे के सीरियल पवित्र रिश्ता से अपने करियर की शुरुआत की थी और लोगों के दिलो दिमाग में अपनी अहम छवि बनाई थी। इसके बाद वो बुलंदियों की तरफ बढ़ते चले गए और एक के बाद एक हिट फिल्में भी उन्होंने दी। लेकिन न जाने क्या हुआ कि अचानक सुशांत सिंह के मानसिक तनाव की खबर सामने आई। इतने में तो सुशांत के फैन इस बात को ही समझ नहीं पाए थे कि देखते ही देखते सुशांत की मौत की खबर सामने आई, जिससे सुशांत के चाहने वालों को गहरा धक्का लगा है। इस पर चाहने वालों का सुशांत सिंह की मौत पर लोगों का क्या रुख है, क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं आपको। क्या नाम है? मिथिलेश। मिथिलेश जी, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत हमारे बॉलीवुड स्टार है, उनने खुदकुशी की है, क्या कहेंगे इसके बारे में? सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही अच्छे एक्टर रहे हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छी छोटी सी उम्र में बहुत नाम कमाया है। इन्होंने पहले छोटे पर्दों पर काम किया, उसके बाद बड़ी फिल्मों में काम भी किया। MS धोनी जैसी फिल्मों को बहुत ही अच्छे से बनाया और बहुत ही एक्टिंग का काम तो इनके बेखूबी, एक जिंदादिली इंसान थे। छोटी सी उम्र में काफ़ी अच्छा काम करने के बावजूद आज इनके आत्महत्या के बाद लोगों को बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा है, जिसके कारण सारी दिलों। वैसे तो खुदकुशी करना चाहिए नहीं उनको, लेकिन जब हो चुका है तो कोई बात नहीं। लेकिन इसके लिए मैं ये कहूँगा कि काफ़ी अच्छे एक्टर थे, उम्दा एक्टिंग करते थे अपनी वो। और इनकी जो फिल्म थी MS धोनी, उसमें भी काफ़ी अच्छा किरदार निभाया था इन्होंने और काफ़ी बढ़िया एक्टर थे, मैं तो ये कहूँगा बस। और इन्होंने काफ़ी छोटी उम्र से ही इन्होंने अपनी काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी थी, जिससे इन्होंने अपनी फिल्म हस्ती में, फिल्म दुनिया में अपना नाम बनाया था। और इनकी मौत से काफ़ी लोगों को सदमा भी पहुँचा है और हर कोई इसके सहमत। चलिए खबरों में बात करते हैं अब गुरुग्राम की। एक तरफ जहां कोरोना महामारी से पूरा देश हिला हुआ है, तो वहीं गुरुग्राम में भी लगातार बढ़ते आंकड़ों ने लोगों को डराया हुआ है। इसी कड़ी में आर्यो विक्ट्री वैली के रेजिडेंट के लोग अपनी मूलभूत सुविधा के अभाव से परेशान हैं, जिसे लेकर लोगों ने सरकार से गुहार लगाई है। लोगों का कहना है कि बिल्डरों से मूलभूत सुविधा मुहैया कराई जाए ताकि वो लोग अपने घर में बिना डर के रह सके। फिलहाल एक तरफ हमें कोरोना का डर सता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस आईरियो बिल्डिंग में लिफ्ट व फायर सिस्टम से लोग डरे हुए हैं। आईरियो के सताए लोगों ने कोविड के दौर में भी सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया और वो लोग हाथों में तख्ती लिए हुए बैनरों पर स्लोगन लिखे नजर आए और जमकर नारेबाजी भी करते दिखे। उन्होंने सरकार और बिल्डर से गुहार लगाई है और कहा है कि हमें मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है, हमारी सारी मूलभूत सुविधाओं को पूरा किया जाए। रेजिडेंट्स के लोगों का आरोप है कि बिल्डर्स ने बड़े सपने दिखाकर अपने फ्लैट्स तो बेच दिए, लेकिन सुविधाओं के नाम पर अब बिल्डर रेजिडेंट्स को ठेंगा दिखा रहे हैं। पूरी फैमिली, चाहे मेरे पैटर्नल फैमिली है, मैटरनल फैमिली है, सबके सब लिफ्ट में फंस चुके हैं। हार्ट पेशेंट तक फंस चुके हैं, क्लस्ट्रोफोबिक लोग फंस चुके हैं, 4 साल से लेके 15 साल का बच्चा तक उसमें फंस चुका है। आप सोचिए हम किस मुंह से अपने यहाँ पे गेस्ट को बुला सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं 25 मंजिल पे रहती हूँ, मुझे नहीं पता अगर ऊपर या नीचे की किसी भी मंजिल में कभी भी आग लग गई तो मैं कहाँ जाऊँगी, क्योंकि फायर सेंसर काम नहीं करते। जब फायर सेंसर काम नहीं करेंगे तो पानी नहीं आएगा। और जो सीढ़ियाँ हमारी को सो कॉल्ड दी गई हैं जिनसे हम नीचे जा सकते हैं 25 मंजिल से, वो सीढ़ियों की अगर आप हालत देखो तो कोई 4 मंजिल से नीचे उतर नहीं सकता उसमें। मतलब हम जीती जाती ग्रेव यार्ड में जी रहे हैं। बेसिकली देखा जाए
तो हमें कब्रिस्तान में छोड़ दिया गया है कि आप जिंदा हो तो भी अपने भगवान भरोसे हो, और नहीं मरोगे तो भी आप भगवान भरोसे हो। बड़ी कॉस्ट हमसे आईरियो ने ली, 6 दिन में हमसे सब कुछ प्लान बुक कर आया कि इसके बाद तो और कोई फ्लैट बचेगा ही नहीं, आईरियो की प्रॉपर्टी बड़ी महंगी होने वाली है। बहुत सपने दिखाए हमारे को, लेकिन आज जो हम यहाँ पे गर्मी में खड़े हैं, कोरोना के बीच में खड़े हैं, हम उनसे कोई अपनी लग्जरीज और कंफर्ट्स नहीं मांग रहे हैं, हम बेसिक लगा रहे हैं, बेसिक नेसेसिटी, बिजली की, पानी की। मेरा नाम ब्रिगेडियर सरीन है, फ़ौज से रिटायर हुआ हूँ। ज़िंदगी भर की कमाई एक सपना की तरह इस आईरियो कॉम्प्लेक्स में लगाई कि बाकी की ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। बहुत ऊंचे ऊंचे सपने दिखाए इन्होंने। इनका आप ब्रोशर देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद दुनिया में इनसे बड़ा कोई प्लॉट नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, कोई कॉन्डो नहीं है। लेकिन वो सारी चीज़ें ब्रोशर पे रह गई, किताबों में रह गई। जब पैसे का मामला हुआ, एक एक चीज़ जो इन्होंने हमसे प्रॉमिस की उसका पैसा लिया गया। जब देने की बारी आई तो उन चीज़ों में से कुछ भी नहीं थी। क्या आप सोच सकते हो इस गर्मी के मौसम में आपके कॉन्डो में लाइट ना हो, आपके लॉकडाउन में जब सब लोग घरों में बैठे अपने आप को बचा रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे, ये लेडीज सब सड़क पे आके अपने आप को खतरे में डाल के सरकार से दुहाई दे रही है कि कृपया हमारी सुनो और इनको रास्ते पे लेके आओ। ये बिल्डरों की चोरी, ये उनके साथ मिलके खड़े होना किसी को शोभा नहीं देता, ना इस देश को शोभा देता है, ना सरकार को देता है, ना किसी भी ब्यूरोक्रेट को देता है। अपने ये दिखाए गए कि एक बहुत बड़ा महल होगा जिसमें सारे के सारे आपके सपने पूरे होंगे। बिजली होगी, पानी होगी, लिफ्ट होगी। फायर सेफ्टी के नाम पे कुछ नहीं है। हमने फायर ऑफिसर को भी कंप्लेन किया, उन्होंने इंस्पेक्शन भी किया आके, और उन्होंने इनको नोटिस भी दिया है कि इनकी फायर सेफ्टी से जान माल की हिफाजत का कोई प्रोविज़न नहीं है, और वो इनको चार्ज कर रहे हैं। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट इनको 1 साल का प्रोविजनल मिला 2017 में। 2017 से लेके आज 3 साल पूरे हो गए, कोई भी चीज़ पूरी नहीं हुई। फायर सेफ्टी बीच की बीच रहेगी। ये लोग बजाय यहाँ से यहाँ पर आके यहाँ की सरकार के साथ बातचीत करें, चंडीगढ़ में जाके ओसी लेके आते हैं। चंडीगढ़ से ओसी आती है, लेकिन यहाँ पे भी किसी की जिम्मेवारी है आके उसको देखना कि जो इन्होंने उस प्रोविजनल ओसी के ऊपर वादा किया है, जो बात की है, क्या उसको आगे बढ़े, या ये सारे के सारे प्रोविजनल ओसी देने के बाद उसको फाइल में रखा जाएगा और उसके ऊपर ये सो जाएंगे ताकि उसके बाद कोई इनको पता न करे। सरकार से कृपा हमारी निवेदन है कि अपनी फाइलें खोलो, अपना देखो ओसी आपने किस किस बिना पे दी हुई है और वो क्यों पूरी नहीं हुई है। मेरा नाम रश्मि सिंह है। हमारे यहाँ गुड़गांव की हाईएस्ट टावर है 51 फ्लोर्स की, लेकिन लिफ्ट काम नहीं करती हैं। फायर सेफ्टी का कोई प्रबंध नहीं है। हमने कई बार जाके आईरियो से बात की है, पर हमें कोई सुनवाई नहीं हुई है। अगर आप सोचिए, लिफ्ट में 15-15 मिनट की वेटिंग होती है, तो अगर कोई हार्ट पेशेंट है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो कल को कुछ हो जाता है, कौन जिम्मेदार होगा उसका? सरकार को लेना चाहिए, बिकॉज इट्स अ ग्रेव ऑफेंस। अगर जल्दी कुछ नहीं होगा तो यहाँ बहुत कैलामिटी हो सकती है। आप सोचिए, फायर सेफ्टी का किसी भी बिल्डिंग में इंतज़ाम नहीं है। हमारे यहाँ जो मेंटेनेंस एजेंसी है CBRE, क्योंकि उनको पेमेंट नहीं हुई है, वो छोड़ के जा रहे हैं। हमारे ऑलरेडी कोरोना के केसेस हैं, तो अगर और केसेस बढ़ रहे हैं, तो अगर सरकार इसकी जिम्मेदार नहीं है तो कौन होगा? हमारे यहाँ लिफ्ट नहीं काम करती हैं, हमारे यहाँ फायर सेफ्टी का कोई प्रबंध नहीं है, गैस नहीं है हमारे यहाँ। इलेक्ट्रिसिटी का हमें 33 kV का ग्रिड प्रॉमिस किया था। चलिए रुक करते अगली खबर की। और हरियाणा के रोहतक में विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा ने निशाना साधते हुए कहा कि सीएम में जनता का सामना करने की ताकत नहीं है, इसीलिए वो पर्दे के पीछे से रैलियां कर रहे हैं। आज देश में कोरोना महामारी ने जनता की कमर तोड़ी हुई है। आज मजदूर बेरोजगारी की मार झेल रहा है, देश में भुखमरी छाई है। वहीं बीजेपी पर्दे के पीछे की रैली कर राजनीति करने की क्या पड़ी है? वर्चुअल रैली का मतलब पर्दे के पीछे रहकर जनता का सामना करना है। देश की आर्थिक दशा और दिशा बिगड़ती जा रही है, इसके बाद भी पर्दे के पीछे से राजनीति इन लोगों को जमकर सूझ रही है। पिछले 5 सालों में इन्होंने अपने कोई भी वादों को पूरा नहीं किया है, ये अपनी उपलब्धियां अब गिनाने में लगे हुए हैं। हरियाणा प्रदेश कोरोना काल से जूझ रहा है।
गरीब मजदूर, छोटा व्यापारी, उद्योगपति, एमएसएमई के लोगों की कमर टूट चुकी है, आर्थिक तंगी से बेहाल है, नौजवान बेरोजगारी की ओर बढ़ रहा है, मजदूर पलायन कर रहे हैं, परिस्थितियां गंभीर हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी करोड़ों रुपया खर्च करके वर्चुअल रैली का आयोजन कर रही है। ये करोड़ों रुपया गरीबों की मदद में इस्तेमाल किया जा सकता था और गरीब फिर भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करता कि भाई हमारे लिए कुछ किया गया है। ये जो 10 करोड़ रुपया खर्चा जा रहा है, करोड़ों रुपया, ये रैली पर खर्च करके नहीं बल्कि हमारे ऊपर खर्च किया है। ऐसी परिस्थिति अगर बनती तो इस रैली तो परिस्थितियां कुछ और होती। लेकिन आज पिछले 5 महीने से हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जनता से मुंह छुपाए हुए हैं। जितनी बार सामने आए, टेलीविजन के माध्यम से आए, चैनल्स पर दिखाई दिए हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री। जब गरीब घर छोड़ के जा रहा था, जब मजदूर पलायन कर रहा था, जब नौजवान की नौकरी छूट रही थी, जब छोटे व्यापारी की कमर टूट रही थी, तब मुख्यमंत्री कहीं लोगों के बीच में नहीं आए। आज वर्चुअल रैली कर रहे हैं। वर्चुअल रैली का मतलब है पर्दे के पीछे से, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी में वो शक्ति बाकी नहीं रही है जिसके बल पर वो लोगों के बीच में जाकर रैली कर सके। इसलिए वर्चुअल रैली पर करोड़ों रुपया खर्च कर बर्बाद किया जा रहा है। एक्चुअली ये चुनाव और वोटों की रैली की जा रही है। बिहार में गए थे अमित शाह जी, शुरू में कहा मैं चुनावी सभा में नहीं आया हूं और बाद में वोट मांगने लग गए। बंगाल में गए तो कहने लगे मैं चुनावी सभा में नहीं आया हूं, फिर ममता जी पर आक्रमण कर दिया, कांग्रेस पर आक्रमण कर दिया। चलिए खबरों में बात करते हैं। अब रोहतक की मौसम सुहाना हुआ है, तेज बारिश हुई है, लेकिन बारिश के साथ साथ आंधी भी आई है और आंधी ने लोगों के लिए आफत खड़ी कर दी है। बारिश से भले ही मौसम सुहाना हुआ हो, तापमान में कमी आई हो, लेकिन ये आंधी और तूफान ने लोगों के लिए आफत बनकर नई नई मुसीबतें पैदा कर दी हैं। करनाल में कई जगह पेड़ गिरने की खबरें सामने आई है, तो कई जगह दीवारों और ने गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है। वहीं करनाल के कुंजपुरा रोड पर एक शोरूम का छज्जा गिर गया, जिसके चलते 4 बाइक और एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत तो यही रही कि जब छज्जा गिरा तो इसके नीचे कोई भी व्यक्ति नहीं खड़ा था। वहीं करनाल की दयाल सिंह कॉलोनी में दीवार गिरने से 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। आंधी और तूफान इतना तेज था कि मजबूत दीवार भी इसके आगे टिक न पाई और दोनों गाड़ियों के ऊपर दीवार गिर गई। वहीं करनाल के मेरठ रोड पर पेड़ गिरने से लंबा जाम लग गया, जिसकी वजह से ओवरलोड होने की वजह से, तूफान की वजह से दोनों गाड़ियां क्रैश हो गई। तो आपने नगर निगम को भी इसके बारे में कंप्लेंट दी है कि कूड़ा इस तरीके से फैला जाता है? हाँ, नगर निगम को पहले हमने एक बार वीडियो बनाई थी इसकी, और नगर निगम उसके बाद तो जब से गाड़ी आई है तब से तो लोग डालते नहीं हैं, लेकिन ये पहले से ही बहुत कूड़ा भरा हुआ है इसमें। किसका प्लॉट है ये? उनसे ये प्लॉट सरदाना अर्पणा केमिस्ट, ये क्या नाम है उसको, अर्पणा केमिस्ट, जो है करनाल मोटर गैरेज के पीछे चौराहे पे दुकान है मेडिकल स्टोर की, उनका प्लॉट है। तो आप कंप्लेंट काफी बार दे चुके हैं? हाँ, उनको बोल चुके हैं कि भैया इसमें कुछ बना लो रेजिडेंशियल में, या इसमें कूड़ा करकट करवा लो इसको, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता उनकी तरफ से। बढ़ता अगली खबर की ओर। हिसार के डाबड़ा गांव का युवक हीरोइन के नशे का आदी हो गया है और रोजाना 23,000 रुपए पाने के लिए वो 2 वाहन के पहिए को चोरी करता था। हिसार की अर्बन स्टेट पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले मामले में शाती चोर डाबड़ा गांव के रहने वाले नसीब को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उससे 1-2 नहीं बल्कि पूरी 25 चोरी के वाहन बरामद किए हैं। पुलिस ने युवक से जुड़े 3 युवकों को और गिरफ्तार किया है, जो कि लाडवा, मनदीप, प्रदीप व बलजीत को चोरी के मामलों में अपने साथ इस्तेमाल करता था। अर्बन स्टेट चौकी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वाहन चोरी के आरोपी को धर दबोचा है। पुलिस प्रभारी जगदीश ने बताया कि पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया के मार्गदर्शन में चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें वाहन चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
आरोपी नसीब ने पूछताछ में 25 वाहन चोरी की वारदात को कबूल किया है और आपको बता दें कि चौकी की टीम डाबरा चौक से निरकारी रोड स्थित तिकोना पार्क के पास वाहनों की चेकिंग कर रही थी। तब बाइक पर सवार होकर नसीब गुजर रहा था और इसी दौरान पुलिस ने उसे धर दबोचा और चोरी की वारदातों का उससे खुलासा करवाया है। पूंजा के दिशा निर्देश के अंदर हम व्हीकलों की चेकिंग की अभियान चालू कर रखे हैं और जैसे मास्क वगैरह बिना मास्क के जो हरियाणा गवर्नमेंट ने इसके 500 रुपये जुर्माना कर रखा है, उस हर व्हीकल को चेक करते हैं और इसका चालान करते हैं। इसी दौरान हम चेकिंग कर रहे थे तो एक लड़का बिना नंबर प्लेट बाइक लेके आ रहा था। उस लड़के को हमने पूछताछ करी, वो लड़का वापस मुड़ के जब भागने लगा तो उसको काबू करके पूछताछ करी। उसने अपना नाम नसीब बताया। उसके मोटरसाइकिल के कागज़ मांगे तो कागज़ उसने उसके पास नहीं थे। फिर वो लड़का अच्छी तरह पूछने के बाद मैंने पहचाना वो लड़का, पहले ही मैंने 2017 में भी अरेस्ट किया हुआ था। और जैसे 2-4 हमारे बाइक की चोरी हुई है, उनमें फुटेज आई हुई थी। फुटेज में वो लड़के को मैंने पहचान लिया था भाई वो लड़का है, इसलिए उसको पूछताछ करी। पूछताछ करने के बाद उसने स्वीकार कर लिया कि मैंने ये गौरव होटल के सामने से मोटरसाइकिल चोरी किया था। उसके बाद और उससे पूछताछ करी तो उसने 25 मोटरसाइकिल चोरी करने कबूल किए। 25 मोटरसाइकिल हमने उससे बरामद कर लिए। इसके अलावा उसने जो जहाँ आगे बेचे थे 3 लड़के और हैं गांव लाडवा के, प्रदीप है, एक मनदीप है और एक बलजीत मिस्त्री है। इन 3 लड़कों को इसने आगे जाके बेच रखे थे, जो 2 या 3 हज़ार रुपये में बेचता था। उनको भी हमने काबू कर लिया और अरेस्ट कर लिया। आज कोर्ट में पेश कर दिया है 3-4 आरोपियों। हाँ, ये आरोपी जो है नसीब हीरोइन का नशा करता है और इंजेक्शन वगैरह हीरोइन के इंजेक्ट करता है, खुद ही लगाता है। तो 2-3 हज़ार रुपये का रोज़ हीरोइन का खर्चा है इसका, और घर वाले भी इससे काफ़ी परेशान हैं। इसने लगभग अर्बन स्टेट थाना इलाका में 15 व्हीकल मिले हैं इसके पास से हमें, जिसके 15 FIR थी। और साथ में लगता हमारा सिविल लाइन थाना 4 वहाँ की FIR दर्ज है, 4 बाइक उनके बरामद हुए हैं। इसके अलावा एक चलिए खबरों में बात करते हैं फरीदाबाद की। लॉकडाउन को आधार बनाकर JCB कंपनी में छटनी की गई है। इसके विरोध में कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा अब उतर आए हैं। इस बार विरोध का एक नया तरीका देखने को मिला है। उन्होंने विरोध के लिए राम नाम का सहारा लिया है। वो कंपनी के गेट के पास बैठकर राम कथा का पाठ कर रहे हैं। बल्लभगढ़ स्थित JCB कंपनी के सैकड़ों मजदूरों को कंपनी से बाहर निकाल दिया गया है। दरअसल पिछले दिनों JCB कंपनी ने लॉकडाउन को आधार बनाते हुए अपने सैकड़ों मजदूरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस बात का कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा ने विरोध किया है और वो लोगों के समर्थन में उतरे हैं। नीरज शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि कोरोना काल के दौरान किसी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जाना चाहिए। इसको लेकर उन्होंने कंपनी मालिकों से निवेदन भी किया था, लेकिन कंपनी वाले कोरोना काल को अवसर के रूप में देख रहे हैं और अपने यहां से कर्मचारियों की छटनी कर रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन का अनोखा तरीका निकाला है और वो JCB कंपनी के गेट पर पहुंचे और वहां पर रामचरितमानस का पाठ शुरू किया है। नीरज शर्मा के मुताबिक वो प्रभु राम से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि वो इस कंपनी मालिक और प्रबंधकों को सद्बुद्धि दे, जिससे वो गरीबों की नौकरी ना खाएं। और मोदी जी ने कहा था इसको अवसर में बदलें। उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये पूंजीपतियों के लिए अवसर है कि इस आपदा के बहाने ये कर्मचारियों की छटनी करेंगे। JCB हमारे फरीदाबाद की मदर यूनिट है और ये पलायन की तरफ जा रही है। छटनी चालू कर दी है, प्रॉफिट में कोई कमी नहीं है, काम की कोई कमी नहीं है। इसलिए ये केंद्र बिंदु JCB है, जिसके गेट के बाहर हम शांतिप्रिय ढंग से श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं कि हे परमपिता परमात्मा, हे मेरे प्रभु श्री राम, JCB के HR हेड जावेद अशरफ को सद्बुद्धि दे, इनके विदेशों में बैठे अंग्रेज़ों को सद्बुद्धि दे, और फरीदाबाद में और जो कर्मचारियों की छटनी हो रही है, कोई भी कंपनी छटनी कर रही है, मैं छटनी के सख्त खिलाफ हूँ। छटनी के विरोध में मैंने ये रामचरितमानस का पाठ रखा है। आपको बहुत दिक्कत है, आप लीव विदाउट पे कर दीजिए। आज नहीं कल तो वक्त अच्छा आएगा। आप कैसे कह सकते हैं कि भविष्य में भी काम नहीं होगा। इसीलिए प्रभु श्री राम की चरण में
कि हमारे शहर की, देश की, प्रदेश की रक्षा हो और कर्मचारियों की छटनी बंद हो। कितने कर्मचारी निकाले गए हैं और कौन सी कंपनी में से लगातार जो इतनी तादाद में? साहब देखिए, अभी तक जो मेरे संज्ञान में आया है, JCB में से 350 लोग निकाल चुके हैं ये लोग। जोमेटो वाले बच्चों की आई है, टाटा की एक सिस्टर कंसर्न है हार्डवेयर चौक के पास, नाम पता नहीं क्या है उसका। एक मेरे व्हाट्सएप पे ही मैसेज था वीनस को लेके, शिवालिक को लेके, और बाकी यहाँ बैठे हैं साहब, जिसको कोई तकलीफ होगी स्टार वायर का बता रहे हैं, स्टार वायर का भाई जी बता रहे हैं, और कोई भी होगा मैं सबकी चटनी के खिलाफ हूँ। बाकी जो भी यहाँ बैठे हैं सब जगह, भैया मैं प्रभु राम का सुमरण करने में विश्वास ज़्यादा रखता हूँ, धरने में कम रखता हूँ। विधायक साहब देखा गया है सरकार ने लगातार दावे करे हैं कि अपील करी है कंपनियों से कि सबको सैलरी दी जाएगी, किसी कर्मचारी को नहीं निकाला जाएगा। नहीं साहब, सैलरी तो किसी ने नहीं दी लॉकडाउन की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रूल आ गया, पर हमें तो छटनी के भी खिलाफ हूँ। हम छटनी क्यों कर रहे हैं? फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने सेक्टर 11 में समाधान केंद्र की शुरुआत की है और इस दौरान उन्होंने एक हवन का भी आयोजन किया है। कोरोना महामारी से देश प्रदेश व जिले को मुक्ति के लिए उन्होंने विशेष आहुतियां डाली और शांति का पाठ भी कराया। इस दौरान विधायक नरेंद्र गुप्ता सहित उनके परिवार के सदस्यों व समर्थकों ने भगवान से प्रार्थना की है कि जल्द ही देश कोरोना को हराकर सेहतमंद जीवन व्यतीत कर सके। इस अवसर पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा सहित मंडल अध्यक्ष व पार्षदगण मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि इस समाधान केंद्र में लोगों की समस्या का समाधान किया जाएगा तथा ये समाधान केंद्र पूरी तरह से हाई टेक होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया की झलक इसमें नजर आएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि आज कोरोना को लेकर भी हवन में आहुतियां डाली गई है ताकि लोगों को कोरोना से जल्द ही मुक्ति मिल सके। इसके साथ उन्होंने कहा कि इस संकट के समय में भी पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम मनोहर लाल खट्टर सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। चरणों में कि जो हमारे देश में इस समय महामारी चल रही है उससे हमें निजात दिलाएं और हमारा देश प्रदेश सुख शांति से जीवन के पथ पर अग्रसर हो। साथ ही साथ इस समाधान केंद्र के द्वारा हम अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र के नागरिक को विश्वास दिलाते हैं कि सारी गतिविधियाँ ऐसे चलेंगी, किसी तरह की समस्या नहीं होगी। तो यहाँ के जो कर्मचारी हैं हमारे पर्सनल, वो सब समस्याओं को निदान करेंगे। नरेंद्र जी, मोदी जी ने नारा दिया डिजिटल इंडिया का, क्या आपके इस कार्यालय में डिजिटल इंडिया की झलक दिखाई देगी? देखिए, सब ऑनलाइन सिस्टम जो सरकार के, हरियाणा सरकार के द्वारा सरल पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाते हैं। मेरे अपने कार्यालय में भी वो सारी जितनी भी स्कीम्स हैं हरियाणा सरकार की वो यहाँ पे उपलब्ध होंगी। हमारे कर्मचारी सब जनता जो भी यहाँ आएगी या उनके जब कोरोना से मुक्ति हमें मिल जाएगी तो वहाँ पे कैंप लगाकर उन सभी जो स्कीम्स हैं उनके बारे में हम कैंप लगाएंगे और उनके फॉर्म हम इसी कार्यालय के साथ भरकर, क्योंकि कुछ कार्यालय कुछ फॉर्म इतने टिपिकल होते हैं उनमें जो सूचनाएं हैं हमारे श्रम के साथी नहीं दे पाते, तो मैं यहाँ से वो सारी सुविधाएं उनको दिलवाऊंगा। सुभाष जी, मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ इस कोरोना महामारी में भी जनता तक पहुंच रहा है। आप लोग किस तरह से अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं जनता तक? हमारी सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कोरोना की बीमारी के अंदर जो समस्याओं के निदान के लिए जो स्कीमें लॉन्च की हैं, हम लोग उनका प्रचार करके अपने एरिया के अंदर लोगों को उनकी जानकारी दे करके उसका निदान करवा रहे हैं। छत्रपाल जी, कोरोना अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे जूझ रहे हैं। ऐसे में विकास को लेकर कितना चुनौतीपूर्ण आप मानते हैं कि काम और हो गए हैं? देखो, विकास ये तो मानते ही हैं, कोरोना के बाद काफ़ी चीज़ों में कमी आई है, डेवलपमेंट के कामों में कमी आई है, लेकिन बहुत तेज़ी से अब दोबारा से एक स्कीमें सब शुरू की जा रही है डेवलपमेंट से रिलेटेड, उनके ऊपर बहुत तेज़ी से काम भी हो रहा है, बहुत सारे काम धरातल पे आने भी लगे हैं। तो मुझे लगता है 2 महीने के अंदर हम वापस अपनी पुरानी उस गति पे आ जाएंगे और हमें अपने क्षेत्र को फायदा पहुँचाने में फायदा मिलेगा। चलिए रुक करते हैं
अगली खबर की और पीटीआई टीचरों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पानीपत लघु सचिवालय के सामने उन्होंने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है और मांगे पूरी ना होने को लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन करने की बात कही है और साथ ही धरना प्रदर्शन को और जोर देने की भी बात कही है। पीटीआई टीचर स्कूल की रीढ़ की हड्डी होते हैं और सरकार पर उन्होंने वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। सर्व कर्मचारी संघ ने टीचरों को अपना समर्थन करने को कहा है और 1983 में पीटीआई टीचरों को भर्ती से निकालने को लेकर पीटीआई टीचर्स काफ़ी नाराज हैं। 2010 में कांग्रेस सरकार ने उन्हें भर्ती किया था। जिन पीटीआई टीचरों के भरोसे प्रदर्शन के लिए वो उतरे हैं वो है युवा गोल्डन मेडल जो लेकर आते हैं, वो इन्हीं के भरोसे लेकर आते हैं और प्रदेश सरकार उन पर गर्व महसूस करती है। पर आज उन्हीं पीटीआई टीचरों को सरकार नौकरी से बाहर कर उन्हें सड़क पर ले आई है और जिससे हताश होकर पीटीआई टीचरों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन टीचर ये भूल गए हैं कि उनकी नियुक्ति नियमों के विरुद्ध हुई थी, जिसकी वजह से शुरुआत में ही हाईकोर्ट ने इनकी नियुक्ति को अवैध करार दिया था। ये तो न्याय प्रणाली की खूबी है कि इन्हें 10 साल से हटाया नहीं गया और इन्हें हर तरह से अपने आप को साबित करने का मौका दिया गया। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन्हें हटाया गया है और साथ में उम्र दराज होने पर दोबारा से इन्हें लिखित परीक्षा अपने आप को मेरिट में लाकर फिर से नियुक्ति का मौका सरकार ने दिया है। लेकिन लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन कर सरकार पर दबाव बनाया जाता है। वो कानून पास कर अवैध नियुक्तियों को वैध करे ताकि उन्हें लिखित परीक्षा की तैयारी ना करनी पड़े। पीटीआई एसोसिएशन द्वारा और जिसमें सर्व कर्मचारी संघ भी सम्मिलित है, हरियाणा अध्यापक संघ भी सम्मिलित है, ये 2010 में 1983 पीटीआई लगाए गए थे जो हरियाणा सरकार की वादा खिलाफी के कारण पहले तो हाई कोर्ट में हम केस हारे क्योंकि सरकार ने हमारी पैरवी नहीं की, जबकि हम रेगुलर भर्ती में भर्ती हुए थे। हमारी ऐसी वैसी भर्ती नहीं थी, मैं कोई केस लगा दिया हो, रेगुलर भर्ती थी। कमीशन ही गलती थी, सिर्फ ये एक गलती थी कि 25 से 30 अंक क्यों किए। हाई कोर्ट ने पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, भाई ये कहा कि भाई इस पर सिग्नेचर नहीं है, भाई सिर्फ 1 मैन आर्मी है, जबकि हमने वो पेश कर दिया कि भाई इतने मेंबर थे, ये सब मेंबरों के हस्ताक्षर हमने हाई कोर्ट में पेश कर दिए थे। लेकिन एक तरफा कार्रवाई करते हुए हरियाणा सरकार के दबाव में एक तरफा कार्रवाई करते हुए हमारे को हटा दिया। फिर हम जबकि कोर्ट ने ये कहा है कि ये निर्दोष हैं। हमारे 3 बार डॉक्यूमेंट्स हाई कोर्ट ने चेक किए, एक भी उसमें फॉल्ट नहीं पाया गया, एक भी कर्मचारी का फॉल्ट नहीं पाया गया। और हरियाणा सरकार को ये कहते हैं कि हमारा कोई भी कर्मचारी अगर फॉल्टी पाया गया तो हम सामूहिक इस्तीफे दे देंगे। फिर हम सुप्रीम कोर्ट में गए, 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि पहले सरकार से मांगी इन लोगों ने भाई वैकेंसी दो आप खाली, ये बोले कि हमने पीटीआई की वैकेंसी समाप्त कर दी, अगर वहाँ गवर्नमेंट वैकेंसी दे देती। सर ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, शारीरिक शिक्षक संघ जो सन 2010 में भर्ती किया गया था इनको, और सर 2020 में इनको बाहर निकाला गया है, जिसमें इनका कोई कसूरवार नहीं है, किसी के डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी नहीं है। जो कमी है भर्ती प्रक्रिया में है। अब भर्ती प्रक्रिया में जिसने जो फॉल्ट करा सर उनको सज़ा दी जाए, हमें सज़ा क्यों दी जा रही है? या तो हमारा कोई कसूर है तो हमें बताया जाए, या हमारे डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी हमें दिखाए तो हम अपने आप नौकरी छोड़ देंगे अपनी। हमारी किसी की भी कोई कमी नहीं है सर, कोई कैंडिडेट दोषी नहीं पाया गया है, जो दोषी है सरकार उनको सजा दे। अब 10 साल के बाद सर एक्स सर्विस मैन है वो कहाँ जाएंगे? जो विधवाएं बहनें हैं हमारी बेचारी, उनके बच्चों का लालन पालन कौन करेगा? या जो हमारे टीचर साथी 35 के करीब एक्सपायर हो गए हैं, उनकी फैमिली का रोज़गार कहाँ से आएगा सर? उनका तो रोज़गार छीन लिया, अब हम सड़कों पे आ गए हैं सर, कौन बच्चों की फीस भरेगा? क्या हमारा होगा सर? अब हमारी सरकार से हाथ जोड़ के यही विनती है कि हमारी सर्विस बहाल की जाए, हमें नौकरी पे वापस लिया जाए, यही विनती है सर हमारी। शिक्षा पे सर सारे असर पड़ेगा, ये तो लॉकडाउन है। अभी जुलाई में हमारे ब्लॉक लेवल के स्पोर्ट्स शुरू हो जाने थे, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो ये जुलाई में जो स्पोर्ट्स शुरू होना था तो गवर्नमेंट को पता लग जाता। जो हमारे ब्लॉक स्तर से खिलाड़ी शुरू होते हैं सर, वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक जाते हैं, वो खिलाड़ी पार्टिसिपेट। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला अभी जारी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। नमस्कार।